आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में उसका नाम है नोमैडिक एम्पायर्स। तो नोमैडिक एम्पायर्स हमारा अगला चैप्टर है और इसकी स्टार्टिंग हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन से हुई। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दोस्तों मंगोल एम्पायर के बारे में। जो मंगोल एम्पायर था मंगोलिया का, उसके अंदर कई ट्राइब्स थे, जैसे केराइट्स भी थे, उसमें टाटार्स भी थे बाद में, और कई ट्राइब थे। चंगेज़ खां जो बहुत बड़ा लीडर था मंगोल्स का, उनका अपना ट्राइब था। तो कैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए, कैसे उनकी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ थी, बाद में उनका क्या कैसे वो यूनाइट हुए और क्या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन रहा, हम इस सब बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ 30th century, great empires of Euro-Asian continents realized the danger posed to them by the arrival of a new political power in steppes of Central Asia. Genghis Khan, 1227, had united the Mongol people. तो 13th सेंचुरी के मिडिल डिकेड्स में, अर्ली डिकेड्स में और मिडिल डिकेड्स में, यानी कि शुरुआती दशक में या बीच के जो दशक थे उसके अंदर जो यूरेशिया के ग्रेट एम्पायर्स थे, जैसे बड़े बड़े जो एम्पायर्स थे, जैसे पर्शिया था, और इस तरीके के जो पर्शिया में कई एम्पायर्स थे, इस तरीके के जो एम्पायर्स थे, जैसे बगदाद कैलिफेट थी, इस तरीके के जो एम्पायर्स थे उनको पता चला एक थ्रेट के बारे में जो उनको पोस्ट करता था मंगोल एम्पायर, यानी कि जो मंगोल्स थे वो पोस्ट करते थे, जिसको हम नोमैडिक एम्पायर भी कहते हैं। ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ सेंट्रल एशिया में एक नई पॉलिटिकल पावर जो है वो उभर रही थी, ऊपर आ रही थी, जिसको मंगोल एम्पायर भी कहा जाता है। गेंगिस खान उसका जो लीडर था, जिसने यूनाइट करा था उन्हें, वही उनका ग्रेटेस्ट लीडर भी था। ठीक है। गेंगिस खान्स विजन हाउएवर वेंट फार बियॉन्ड देन जस्ट क्रिएटिंग अ कॉन्फेडरेसी ऑफ मंगोल। तो यहाँ पर दोस्तों एक टर्म आया कॉन्फेडरेसी। कॉन्फेडरेसी का मतलब है एक जैसे अलायंस या एक ग्रुप को साथ लाना और उनके अंदर एकता लाना, उनको एक करना। तो कॉन्फेडरेसी जो है तो चंगेज खां का जो विजन था वो एक कॉन्फेडरेसी बनाने से कहीं ज्यादा था। उसका ये विजन था कि मंगोल जो है वो उनकी डेस्टिनी है वर्ल्ड पे रूल करना। ही बिलीव दैट द गॉड वांटेड हिम टू रूल द वर्ल्ड। उसको ये यकीन था कि जो गॉड था वो चाहता था कि चंगेज खां पूरी वर्ल्ड पे रूल करे। Even though his own lifetime was spent consolidating his hold over Mongol tribes, मगर जो उसका अपना खुद की जो जिंदगी थी चंगेज खां की, गेंगिस खां की, या फिर वो तो मंगोल ट्राइब को यूनाइट करते में, कंसोलिडेट करते में ही गुजर गई थी। और जो कैंपेन्स उसने डायरेक्ट करी, जो कैंपेन्स उसने लीड करी नॉर्थ चाइना में, ट्रांसऑक्सियाना में, अफगानिस्तान में, ईस्टर्न ईरान में और रशियन स्टेप्स में, उसके उसी में ही उसकी सारी जिंदगी गुजर गई। मगर जो उसके वंशज थे, यानी उसके जो डिसेंडेंट्स थे, जो चंगेज खां के बच्चे थे या चंगेज खां के सक्सेसर थे गेंगिस खां के, उन्होंने उसके विजन को फुलफिल करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनाया जो आज तक दुनिया ने देखा है। तो दोस्तों इसमें टर्म है ट्रांसऑक्सियाना। ट्रांसऑक्सियाना को हम आपके लिए हाईलाइट करते हैं। ट्रांसऑक्सियाना ये हमारा टर्म है। ट्रांसऑक्सियाना उस एरिया को कहते हैं, सेंट्रल एशिया से ईरान की तरफ दो रिवर्स हैं, ओक्सस और अमू। इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो ट्रांसऑक्सियाना कहलाता है, जिसके अंदर बुखारा, समरकंद ये सब आते हैं। ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गेंगिस खां की स्पिरिट में, गेंगिस खां का वेलर और उसकी कहानियां इतनी मशहूर थी, और गेंगिस खां की जो स्पिरिट थी उसने मंगोल्स को इतना हाई स्पिरिटेड कर दिया था, इतना मोरल उनका हाई था कि जो मोंके था, यानी गेंगिस खां का जो एक ग्रैंडसन था मोंके, उसने जो फ्रेंच एम्परर था लुई द 9th, उसको जो कि 1226 से लेके 1270 तक किंग रहा फ्रांस का, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। कब से कब तक किंग रहा था लुई 9? 1226 से 1270 तक। लुई द 6th को उसने धमकी दी और उसने कहा कि हेवन में और इटर्नल स्काई में, यानी हमेशा रहने वाले स्काई में, और अर्थ पे, इन सब पे एक ही किंग है, और जमीन पे एक ही किंग है, वो है गेंगिस खान, द सन ऑफ हेवन, यानी कि हेवन का सन गेंगिस खान, वो जमीन का किंग है। और जब इटर्नल हेवन की पावर, यानी कि जो गॉड है, जो ऊपर वाला है, उसकी पावर से जब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि जो क्या नाम है, कौन सी पावर जो है वो राइज कर रही है, तो
पूरी दुनिया जो है वो समझ जाएगी कि ये किसकी पावर है। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि जो हम करने जा रहे हैं वो तुम लोग समझ चुके हो, और वो डिग्री ऑफ इटर्नल हेवन है। इटर्नल हेवन को पता था कि क्या होने वाला है, और अगर आप अब भी अटेंशन देने को तैयार नहीं है तो ये क्या, अगर अगर फिर उन्होंने लुई द नाइन्थ से कहा कि अगर तुम अब भी तैयार नहीं हो और ये सोचते हो कि जो तुम्हारी कंट्री है वो बहुत दूर है और तुम्हारे जो माउंटेन्स हैं वो बहुत बड़े हैं और जो तुम्हारा समंदर है वो बहुत बड़ा है, तुम लोग उसे क्रॉस नहीं कर पाओगे, यानी मंगोल्स उसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और इस कॉन्फिडेंस में तुम एक आर्मी हमारे अगेंस्ट ले आओ हमसे लड़ने के लिए, तो हमें मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं। और जिसने जो मुश्किल है वो आसान बनाया और उसको पास बनाया जो दूर है हमारे लिए, यानी कि जो खुदा था जिसने वो सब उनके लिए जो दूर था उसे पास बनाया, और जो पास है उसको दूर बनाया। वो जो गॉड है वो जानता है कि वो लोग क्या कर सकते हैं। तो ये धमकी उसने लुई द नाइन्थ को दी, क्योंकि गेंगिस खान जो था वो इतना ही पॉपुलर रूलर था, इतना ही पावरफुल लीडर था कि जो दुनिया थी वो उसके सारे उसकी पावर के नमूने को जानती थी कि वो कितना पावरफुल है, और उनको पूरा यकीन था कि गेंगिस खान के पास इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। दीज आर नॉट एम्प्टी थ्रेट्स। तो ये जो थ्रेट्स उसने मोंके ने लुई द नाइन्थ को दी, ये कोई एम्प्टी थ्रेट्स नहीं थी, बल्कि बाटू अनदर ग्रैंडसन ऑफ गेंगिस खान डेवास्टेटेड रशियन लैंड्स अप टू मॉस्को। तो जो बाटू था, यानी कि एक और ग्रैंडसन था गेंगिस खान का, जो शायद मोंके का कजिन था, उसने रशियन लैंड्स को डेवास्टेट कर दिया था, यानी पूरी तरह खत्म कर दिया था मॉस्को तक। ही ऑल्सो सीज्ड पोलैंड एंड हंगरी एंड कैम्प्ड आउटसाइड वियना। तो उसने पोलैंड और हंगरी भी, यानी वो लोग यूरोप तक पहुंच गए थे, ईस्टर्न यूरोप के पोलैंड, हंगरी और नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप जो है इस तक पहुंच गए थे, और उसने हंगरी और पोलैंड को भी जीत लिया था, और उसने अपना कैंप वियना के बाहर सेट कर लिया था, यानी कि वो इतना आगे तक कॉन्क्वेस्ट में पहुंच गया था। इन 30th सेंचुरी इट डिड सीम दैट इटर्नल स्काई वाज ऑन द साइड ऑफ द मंगोल। और 13th सेंचुरी में ऐसा लगता था कि सच में जो डेस्टिनी है, जो खुदा है, जो ऊपर वाला है, वो मंगोल्स के ही साथ है, और मंगोल्स जो है वो जहाँ जाते थे, जहाँ लड़ते थे, वहां पर वो जीतते थे। और चाइना के, मिडिल ईस्ट के और यूरोप के कई पार्ट में ये समझा जाता था कि गेंगिस खान की जो कॉन्क्वेस्ट है, यानी उसकी जो जीत है दुनिया भर में, और जो वो ऊपर वाले का गुस्सा है उन लोगों के ऊपर, और जो जजमेंट डे है उसकी शुरुआत है। यानी कि जो भी रिलीजियस पीपल होते हैं वो जजमेंट डे में यकीन रखते हैं। जजमेंट डे इस टर्म को हम हाईलाइट करते हैं आपके लिए। वो जजमेंट डे में यकीन रखते हैं। तो जो भी लोग यूरोप में, नॉर्थ चाइना में थे, जो भी गेंगिस खान के किंगडम, रूल किंगडम के अंडर थे, जिसमें ईरान भी था, तो ये लोग ये समझते थे कि जो गेंगिस खान की कॉन्क्वेस्ट है, ये जो इनहेबिटेड वर्ल्ड है, यानी कि जो जीती हुई वर्ल्ड है, उसके अंदर जितनी भी गेंगिस खान की कॉन्क्वेस्ट है वो रेथ ऑफ गॉड है, यानी कि गॉड का गुस्सा है उन लोगों के ऊपर। और जो जजमेंट डे है उसकी बिगिनिंग, यानी जजमेंट डे शुरू होने वाला है। क्या क्या क्वेश्चन उठते हैं अब हम ये देखते हैं। मंगोल्स ने कैसे एक ऐसा एम्पायर बनाया जिसने सारे वर्ल्ड कॉन्करर जैसे अलेक्जेंडर के भी अचीवमेंट्स को एकदम डॉर्फ कर दिया, यानी वो उनके सामने वो अचीवमेंट भी छोटे लगने लगे। इन प्री इंडस्ट्रियल एज ऑफ पुअर टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन, और ये सब काम उन्होंने जब किया जब प्री इंडस्ट्रियल एज चल रही थी, जब टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन जो था वो भी बहुत बुरा था। What skills were developed by the Mongols to rule and administer such vast dominion? और कौन से ऐसे स्किल्स थे जो मंगोल्स ने डेवलप करे थे इतने बड़े किंगडम को रूल करने के लिए, इतने बड़े डोमेनियंस पे रूल करने के लिए। तो ये कौन से स्किल्स थे जिससे वो इन पे आसानी से एडमिनिस्टर कर पाते थे। हाउ डिड गेंगिस खान रिलेट टू द डाइवर्स सोशल एंड रिलीजियस ग्रुप्स कंप्राइजिंग हिज डोमेनियन, और कैसे गेंगिस खान जो था वो रिलेट करता था आसानी से लोगों को, और उनकी जो परेशानियां थी वो समझता था, जबकि इतने सारे सोशल और रिलीजियस ग्रुप जो थे वो इसके डोमिनियन के अंदर आते थे और मिलके उसका जो मंगोल एम्पायर था, जो द ग्रेट मंगोल एम्पायर था, उसको बनाते थे। इन द मेकिंग ऑफ हिज एम्पायर व्हाट हैपेंड टू दिस प्लूरलिटी। तो ये जो प्लूरलिटी थी, यानी कि ये जो एक वास्ट किंगडम था, क्योंकि एक वास्ट पीस ऑफ लैंड था, तो हर तरीके की सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थी वो वहाँ पर होती थी। ज़ोरोस्ट्रियन से लेके, मुस्लिम से लेके, मंगोल से लेके और क्रिश्चियन कैथोलिक से लेके, वहाँ पर हर किस्म के लोग रहते थे। हर किस्म का यूरोपियन कल्चर था, मिडिल ईस्टर्न कल्चर था, इंडियन कल्चर भी था, और नॉर्थ वेस्ट इंडियन कल्चर और ट्रांसऑक्सियन कल्चर भी था, और नॉर्थ चाइना का अपना कल्चर था। इन सब कल्चर को कंप्राइज करके जो एक एम्पायर बना था, इसकी प्लूरलिटी को क्या हुआ, यानी कि जब मंगोल एम्पायर का, गेंगिस खान का अपना एम्पायर तैयार हो रहा था, तो उस वक्त पे इस जो एक पूरी लैंड की प्लूरलिटी थी, यानी कि इतना डाइवर्स कल्चर्स थे, इन कल्चर्स को क्या हुआ, कैसे ये इन्होंने सस्टेन करा, तो कैसे करा, और अगर नहीं करा तो ये कैसे खत्म हुआ।
और हम्बलर क्वेश्चंस लाइक, यानी कि और ज़्यादा आसान और ज़रूरी और सिंपल क्वेश्चंस जैसे मंगोल्स कौन थे, वो कहाँ रहते थे और वो कैसे इंटरैक्ट करते थे, किससे वो इंटरैक्ट करते थे, कैसे हम उनके बारे में जानते हैं और उनकी पॉलिटिक्स और सोसाइटी के बारे में हम क्या जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ाई शुरू करेंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।